अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडवेलिट। ग्रीन फॉर्स बाय एम.ए. राहत। एपिसोड 3। लड़के और लड़कियों का पूरा गोल था। कुछ मुलाजम और वो दरमियानी सी उम्र की औरत, गालिबन मुलाजमा थी। बहुत उम्दा और बड़ी कोस्टर में वो यहाँ तक पहुँचे थे। पीछे एक मर्सिडीज़ लगी हुई थी और फिर फ़ौरन ही काम शुरू हो गया। देखते ही देखते एक अच्छे खासे इलाके में रंगीन आंचल और रंगीन लिबास फैल गए। एक बड़ी सी खैमागाह बनाई गई थी। सारे के सारे इस काम में मसरूफ़ थे। मुलाजमों का हाथ लड़के और लड़कियां भी बटा रहे थे। फिर एक लड़के ने कहा, चलिए भाई रमज़ान खान साहब, ये काम तो हो गया, बाकी काम हम कर लेते हैं, आप जल्दी से चाय का इंतज़ाम करें। मुलाजम ने गर्दन खम करके कहा, अभी लीजिए छोटे सरकार, चलो भाई चलो, तुम दूसरे काम देखो, मैं चाय बना लेता हूँ, रमज़ान खान ने दूसरे मुलाजमों से कहा और फिर औरत की तरफ रुख करके बोले, शीरा, जल्दी से चाय के बर्तन निकालो। जिस औरत को शीरा कह के मुखातिब किया था, इसने बुरी सी निगाहें रमज़ान पर डाली, लेकिन रमज़ान कान दबाकर निकल गया था। लड़के और लड़कियां मुस्कुराने लगे। कौन सा शीरा, जलेबी का शीरा या गुलाब जामुन का शीरा? एक लड़के ने फिक्रा कसा, मेरा ख्याल है हम शीरा, गुलाब जामुन का शीरा नहीं है, बल्कि जलेबी का शीरा है, और जलेबी बड़ी टेढ़ी चीज़ होती है। दूसरे लड़के ने कहा। मुलाजमा सामान में चाय के बर्तन तलाश करने लगी। इधर रमज़ान गैस का सिलेंडर जलाने लगा था। फिर इसने चाय के लिए एक बड़े से देगचे में पानी रख दिया। दूसरे मुलाजम दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए थे और भाग भाग कर एक आर्जी किचन तैयार कर रहे थे। तमाम सामान मौजूद था, पानी के बर्तन, मुर्गियों के छाबे, मसाले के डब्बे। लेकिन अचानक ही मुलाजमा ने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रमज़ान के पास पहुंच गई। रमज़ान, वो बोली, मेरी ईद। रमज़ान चचा ने आशिकाना लहजे में कहा, महरम हो गए समझे, होशियार हो जाओ, महरम हो गए। वो तो बकर ईद के बाद आते हैं, अभी तो बकरे कटेंगे, इसके बाद महरम के बात करो। रमज़ान जी, महरम आ गए हैं, कह रही हूँ आपसे। क्या बात कर रही हो? ऐसे ही एक बात कहने वाली हूँ मैं आपसे कि आपके होश उड़ जाएंगे। क्या निकाह कर रही हो मुझसे? रमज़ान ने बादस्तूर मुस्कुराए हुए कहा, निकाह तो अभी ये सब मिलकर पढ़ाएंगे हमारा। शीरा ने जैसे ही कहा था, इसने कहा, शीरा ये तो बराती हैं, सारे बराती मिलकर थोड़ी निकाह पढ़ाते हैं, हम इनमें से किसी एक से बात कर लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं गौरी साहब की खुशामद करते हैं, नेक और दीनदार आदमी हैं। मैंने कहा चहक लो अच्छी तरह, जो कुछ मैं बताने वाली हूँ सुनोगे तो दम ही निकल जाएगा। अरे तो क्या पहले से शादीशुदा है? रमज़ान ने मसनूई हैरत से आंखें निकालते हुए कहा, चाय की पत्ती के डब्बे वहीं रह गए हैं, कॉफ़ी के डब्बे भी इसी टोकरी में थे, समझे? मुलाजमा ने तीखे लहजे में कहा और रमज़ान की आंखें दहशत से फैल गईं। क्या क्या बक रही है, ऐसा कैसे हो गया? बस जब तकदीर ख़राब होती है ना तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। बड़ी मोहब्बत करते हो ना मुझसे, बोलो करते हो? वो तो करता हूँ, मगर अब संभालो, सोचो क्या होगा। सहरे के फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाएंगे, और क्या होगा। मरवा ही दिया तूने बेनकाही, रमज़ान खौफज़दा लहजे में बोला। बस इतनी ही मोहब्बत जताई है हमेशा। मैं तो पहले ही कहती थी रमज़ान, काहे को मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अरे वो सब बाद की बातें हैं शीरा, अदनान मियाँ चाय के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कॉफ़ी ही आ जाती तो बात बन जाती। हाय, सारी खुशियाँ ही मिट्टी में मिल गईं, और अब ये खोलता हुआ पानी हमें अपने मुंह पर डालना पड़ेगा। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी डरी हुई हूँ, मुलाजमा ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। परेशानी उसके चेहरे पर फूटी पड़ रही थी। रमज़ान ने इसे देखा और फिर सीने पर हाथ मारकर बोला, पूरी दुनिया की तारीख में औरत ने मर्द को हमेशा गधा बनाए रखा है। शीरा, भला हम आपके लिए गधे क्यों नहीं बनेंगे? आप पर कोई आँच आई तो हमारी इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? खुदा के लिए रमज़ान, इस वक्त बचा लो किसी न किसी तरह, वरना साइका बीबी तो मुझे कच्चा चबा डालेंगे, दांत तोड़ देंगे ऐसा करने वाले के। समझती क्या हो अपने रमज़ान को? रमज़ान ने अकड़ कर कहा। मुलाजमा का नाम अजीबो गरीब था,
या फिर इसने किसी खास वजह से अपना ये नाम रखा था। सारे लोग इसे हमशीरा कहते थे, सिवाय रमज़ान के। रमज़ान इसे जब भी मुखातिब करता था शीरा कह के मुखातिब करता था। चनाचा ये सब की हमशीरा रमज़ान की शीरा थी। बहरहाल अचानक ही रमज़ान के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और इसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। अबे ओ है अबे ओ। रमज़ान खान का गोल गपारा सबको इनकी तरफ मुतवज्जा करने का बाइस बन गया था और रमज़ान एक तरफ दौड़ गया। वो ज़मीन से पत्थर उठा कर फ़ज़ा में उछाल रहा था और हमशीरा हैरानो परेशान खड़ी इसकी सूरत देख रही थी। रमज़ान खान का गोल गपारा सब ने सुन लिया। वो तेज़ी से एक जानिब दौड़े चले जा रहे थे। एक बार वो नीचे गिरे, उठे, फिर एक पत्थर उठाकर फ़ज़ा में उछाल दिया और इसके बाद दूर तक दौड़े चले गए। सारे लोग भाग कर इधर आ गए थे। क्या हुआ हमशीरा, क्या हुआ? लड़के लड़कियां सवाल करने लगे और हमशीरा को घेरे में लेकर खड़े हो गए। पता नहीं, अचानक ही पागल हो गया बेचारा, हमशीरा ने अजीबोगरीब लहजे में कहा। कुछ लड़के रमज़ान खान को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे और फिर जब रमज़ान खान के पास पहुँचे तो रमज़ान खान गुस्से से कांप रहा था। निकल गया साला, निकल गया, वो बंदर था। मैं कहता हूँ ज़रूर किसी का तरबियत याफ्ता था, चोर डाकू की औलाद। क्या हुआ रमज़ान खान, आपको खैरियत तो है? मियाँ क्या बताएं, चाय के बंडल ले गया, काफ़ी के बंडल भी इसी शापर में थे, पता नहीं बंदर कहाँ से आ गया था। मियाँ मुसीबत आ गई, पता नहीं कौन था कमबख्त। रमज़ान ने बुरी तरह कांपते हुए कहा। पता नहीं क्या बक रहे हो यार, क्या हुआ, ज़रा अपने हवास दुरुस्त करके बताओ। चाय बना रहा था मियाँ, पता नहीं कहाँ से निकल आया कमबख्त, काले रंग का था और छोटे कद का। थैली पर झपट्टा मारा और ऐसा हुआ कि पलट कर नहीं देखा। हट तेरी, अबे कहाँ छुप गया? क्या बकवास कर रहा है ये? साइका ने कुछ ना समझकर गुड़ाई हुई आवाज़ में कहा। बीबी हमारी ही नस्ल का था, हमारी कदीम नस्ल का। हम तो हैं ही चोर डाकू की औलाद, सारी ज़िंदगी चोरी चुकारी करके गुजारी है। मेरे भाई आखिर कौन था, कुछ नाम तो बताओ, फैसल ने आजिज़ आकर कहा। कमाल है मियाँ, कमाल है, इतनी सी बात नहीं समझ रहे। बंदर था एक काले रंग का, चाय बना रहे थे हम, थैला निकाल कर रखा चाय का और कॉफ़ी का, पैटकों की थैली उठाकर भाग गया। हाय अफसोस, ना चाय रही ना कॉफ़ी। रमज़ान ने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। बंदर था, सफ़िया बोली। बीबी मेरा ख्याल है इतनी बार नाम ले चुका हूँ, मुझे यकीन है कि बंदर दुनिया के किसी भी खित्ते में हो बंदर ही कहलाता है। हमने तो नहीं देखा, नज़र भी नहीं आया, बस आप दौड़ते हुए नज़र आए, तो फिर क्या करें, हमारे बुरे अमाल होंगे। अब ये बताइए कि चाय का पानी खोल रहा है, इसमें क्या डालूं? रमज़ान ने गमज़दा लहजे में कहा। चाय के सारे बंडल गए, शाहद ने दुख भरे लहजे में कहा। कॉफ़ी के पैकेट भी इसी में थे मियाँ जी, प्लास्टिक का शापर था, निकाल कर रखा, कमबख्त चुपट्टा मार कर ले उड़ा। खुदा गरत करे, वैसे भी मियाँ बहुत बुरा ज़माना आ गया है। बंदरों को बेर पीते देखा है, शराब पीते देखा है, हर तरह की अय्याशियाँ करते देखा है। यहाँ तक कि फ़िल्मों में तो बंदर गाड़ियाँ भी चलाया करते हैं। हालांकि बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इनके पैर नीचे कैसे पहुँचते होंगे। चलो वो तो फिल्मों वालों की बेवकूफ़ी है, मगर ये बंदर, हाय बंदर, अरे बंदर, इस वक्त तुम बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हो। ये बताओ अब हम क्या पियेंगे? चाय या कॉफ़ी के बगैर तो ये समझ लो सारी पिकनिक बैड हो जाएगी। आप हमारा खून पी लीजिए सरकार। अब क्या करें बताइए, थैली निकाल कर रखी थी, सोचा भी नहीं था। वो तो तौबा तौबा, आपके सामने गालियाँ बकने को भी हिम्मत नहीं पड़ रही, वरना दिल तो चाह रहा था ऐसी ऐसी गालियाँ ईजाद करें कि अदब की तारीख ही बदल जाए। पानी तैयार है, खोल रहा है, दूध शक्कर वगैरह सब मौजूद है। अब बताइए पानी में क्या डालूं? हाय अफसोस, ये तो बहुत बुरा हुआ, इस वक्त तो चाय पीने का सख्त दिल चाह रहा है। एक और लड़की ने अफसोस भरे लहजे में कहा। मैं कहती हूँ रमज़ान, तुमने इतनी बेपरवाही से काम क्यों लिया? साइका जुलाकर बोली। जी बेपरवाही से काम लिया बीबी जी, सामान रखा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है, बताइए इस सिलसिले में कहाँ से बेपरवाही बरती गई? अब अचानक कोई आफत आ पड़े तो हम क्या करें? रमज़ान ने कहा। मर गई यार, अब तो बहुत बुरा हुआ। अरे बाकी चीज़ों की भी हिफाजत करो, कहीं बंदर हमलावर ना हो जाएं, एक और लड़के ने कहा। और फिर वो बोला, मगर ये कमबख्त गया कहाँ तक होगा? आओ यार तलाश करें, जाहिर है कॉफ़ी और चाय लेकर गायब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं थैला फेंक देगा।
बिल्कुल ठीक सोचा आपने जवान मियाँ। चलिए देखें, तलाश करें, यहाँ भी रुक जाएं चंद अफराद। अगर यहाँ हमला कर दिया इसने और किसी को उठाकर ले गया तो भला हम बेचारे क्या करेंगे? एक और लड़की बोली। बहरहाल इसके बाद लड़के चारों तरफ फैल गए। रमज़ान खुद भी भाग दौड़ कर रहा था और हमशीरा एक तरफ खड़ी मोहब्बत बड़ी निगाहों से रमज़ान को देख रही थी। फिर उन्होंने बड़बड़ाते हुए लहजे में कहा, मुझे बचाया है, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। बहरहाल बंदर की तलाश में दूर दूर तक इलाके को छान मारा गया, लेकिन बंदर होता तो मिलता। कहानी भी ऐसी गढ़ी गई थी कि इस पर शक करना बेकार ही था। लड़के एक जगह जमा हो गए। अदनान ने मुंह बनाते हुए कहा, यार चाय के बगैर तो सारी पिकनिक का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। सब्र करने के अलावा वो और क्या किया जा सकता है। आओ बैठे थोड़ी देर तक और ताज़ियाती इजलास हो जाए चाय की मौत पर। यह पानी उतार दूँ सरकार? रमज़ान ने पूछा। जी हाँ, उतार कर इसे अपने सर पर डाल लीजिए, साइका नाक चढ़ा कर बोली। नागहानी हादसा था बेबी, कैसे टाला जा सकता था? बकवास कम करो, बहुत ज़्यादा मुंतका बनने की कोशिश मत किया करो, इस काबल हो के गोली मार दी जाए। बहरहाल लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो गए तो हमशीरा रमज़ान के करीब पहुंच गई। और कोई खिदमत शीरा, आपने देख लिया कि हमसे ज़्यादा वफादार साथी आपको ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। वाकई तुमने कमाल किया है रमज़ान, इस उम्र में तुम्हारी ये हरकतें हैं तो जवानी में तो आफत डाई होगी। हमशीरा ने आंखें नचाते हुए कहा। छोड़िए शीरा खतून, क्यों क़यामत याद दिलाती हैं? अगर जवानी में एक आध भी आफत डाल लेते तो आज पता नहीं कितने बच्चों के बाप होते। खैर, अब भी कौन सा वक्त गुजरा है, अब आपसे लो लगाए बैठे हैं। देखिए आप हमारे लिए क्या फ़ैसला करती हैं। तौबा तौबा, बस यही बुराई होती है आप मर्दों में। एक ज़रा सा एहसान क्या कर दिया, फ़ौरन ही सिला मांगने बैठ गए। चले पानी का देगचा नीचे उतार दे। हाँ, इस वक्त तो सूरत हाल वाकई संगीन है, लेकिन ख्याल रखिएगा जो लहजा आपने अख्तियार कर लिया है वो कायम रहना चाहिए। हमशीरा मुस्कुराते हुए एक तरफ चली गई थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि इस ग्रुप की सारी पिकनिक ख़राब हो गई थी। अच्छे खासे घरों के बच्चे थे और एक दूसरे के दोस्त थे। वैसे जिस तबके से इनका ताल्लुक़ था वो आम तबका नहीं होता, इनके दरमियान सबसे गहरा रिश्ता दौलत का ही होता है और इस तरह के लोगों को अपने सतह के लोगों की तलाश होती है। मुश्तरका तरीके से ये तफरीह मनाई जा रही थी और ये तय किया गया था कि किसी भी जगह को अपना मरकज़ नगाह बनाएंगे। फिर इनमें से एक ने इस इलाके की तजवीज़ पेश कर दी थी और वो यहाँ पहुँच गए थे। ये जगह सबको पसंद आई थी, सरसब्ज, शदाब, कुदरती हुस्न से भरपूर। चनाचा इस तरफ निकल आए थे। इस तरह की पिकनिक वगैरह में तफरीहात हल्ले गुल्ले के अलावा और क्या हो सकती हैं। चनाचा ये तफरीहात जारी हो गई। चाय का तो मसला खटाई में पड़ गया था। चनाचा मुलाजम खाना वगैरह तैयार करने लगे और फिर यह तय किया गया कि बाकायदा दस्तरख्वान नहीं लगाया जाएगा। हर शख्स अपने अपने तौर पर खाने पीने में मसरूफ़ हो गया। चनाचा ये बेतरतीबी भी सभी को पसंद आई, लेकिन अभी वो खाने से फरागत हासिल कर ही चुके थे कि उन्होंने दूर से एक कीमती लैंड क्लोजर को अपनी जानिब आते हुए देखा। गाड़ी के बारे में भला इनसे ज़्यादा और कौन जान सकता था। ये शानदार लैंड क्लोजर तकरीबन 40-45 लाख की मालियत की थी और इस कीमती लैंड क्लोजर में आने वाले भी यकीनन मामूली लोग नहीं होंगे। लैंड क्लोजर का रुख इन्हीं की जानिब था और यहाँ इन नाहमवार सतहों पर इतनी कीमती गाड़ी को इतनी बेदर्दी से चलाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद लैंड क्लोजर इनके करीब पहुंचकर रुक गई और इसके बाद इसकी ड्राइविंग सीट से जो कोई भी उतरा, इसे देखकर वो लोग एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई चौपाहा सीधा खड़ा हो गया हो, जिसके जिस्म पर डार्क ग्रीन कलर का सूट था, टांगें पतली पतली, पेट आगे को निकला हुआ, हाथ टुकनों से थोड़े से ऊंचे थे, पेशानी आगे को उभरी हुई थी, छोटी छोटी आंखें अंदर को डंसी हुई थी। एक लम्हे के अंदर अंदर वो किसी बड़ी नस्ल का बंदर मालूम होता था और बिल्कुल इसी से अंदाज में इसकी चाल भी थी। फिर वो चंद कदम आगे बढ़ा तो लड़के और लड़कियां बेअख्तियार आगे बढ़े और एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। यार कमाल है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। गाड़ी देख रहे हो इसकी? छोड़ो अभी, इस पर कोई तबसरा ना करो, करीब आ चुका है वो। सब इसे देखते रहे। बदशक्ल आदमी इनके करीब पहुंच गया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम लोग मुझ पर क्या क्या तबसरे कर रहे हो। एक एक लफ्ज़ मुझसे पूछ सकते हो।
एक एक लफ्ज़ मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि बदकिस्मती से मेरी सुमात बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं हल्की सी भी सरगोशी सुन लेता हूँ। देखो, कितनी अजीब बात है ना। कुदरत कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से नहीं नवाजती और कुछ को ज़रूरत से ज़्यादा देती है। वो लोग जो किसी की बातें नहीं सुनते, इस कदर फ़ायदे में रहते हैं। किसी के तौहीन अमेज़ अल्फाज भी इन्हें पता नहीं चलते और इनके होंठों पर भी मुस्कुराहट रहती है। खैर, मुस्कुरा तो मैं भी रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मैं हूँ वही मेरे बारे में कहा जा रहा होगा। लेकिन सर, माफ़ी चाहते हैं हम। आप कौन हैं? वो लोग कुछ खजल हो गए थे। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हर शख्स अपनी मुलाकात में पहली बार करता है, और इस सवाल का जवाब देने वाले अमूमन ये कोशिश करते हैं कि अपनी ज़ात का कोई ऐसा मियार कायम करें जो दूसरों को मरऊब कर दे। मैं कुछ भी हूँ, सिफ़र हूँ, सिफ़र, ज़ीरो, मुकम्मल तौर पर ज़ीरो। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे ज़ीरो कह सकते हो। इज़्ज़त देना चाहते हो तो अंकल ज़ीरो कह सकते हो। इतना बेतुका ज़ीरो पहले कभी नहीं देखा। पीछे से किसी लड़के ने कहा। हाँ, मुझे एहसास है। वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बदसूरत हूँ, बददैत हूँ, लेकिन क्या किया जाए। फ़लसफ़ा ज़िंदगी अजीब है, बल्कि इंसानी फ़लसफ़ा अजीब है। शक्ल सूरत का तअय्युन इंसान की निगाह करती है। हमने चीज़ों की बदनमाई और खूबसूरती को अपनी समझ के मुताबिक नाम दिए हैं, दर्जे दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम खुश शक्लों के दरमियान मैं एक बदशक्ल आदमी हूँ और वाकई इस काबिल हूँ कि मुझे ज़ीरो तक ना कह सको। बहरहाल, मैं तुम में से किसी की बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। मेरी ज़ात तुम्हें मुस्कुराने का मौका दे रही है तो मैं खुश हूँ, और मेरी दुआ है कि तुम ऐसे हंसते रहो। वो सब एकदम संजीदा हो गए थे। मैंने यहाँ से थोड़े फासले पर अपने लिए एक क़यामगाह बनवाई है। तन्हाई की ये ज़िंदगी मुझे बेहद पसंद है, लेकिन कभी कभी मुझे इंसानों की भी तलब महसूस होती है। दूर से तुम लोगों को हंसते बोलते देखा तो सोचा तुमसे थोड़ा ज़हनी सुकून हासिल करूं, तुम्हें कुछ दुआएं दूं, और मेरी दुआएं हैं कि खुदावंद आलम तुम्हारी ज़िंदगियों में इतनी ही खुशियां दे कि तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो। इसका लहजा इतना नरम और इतना शफीक था कि वो लोग वाकई कट कर रह गए। शाहद ने आगे बढ़कर कहा, सॉरी अंकल, वाकई गलती होगी, हमने वाकई आपसे बदतमीज़ी की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम लोगों को देखकर बेपनाह खुश हूँ। जुवानी बेहद हसीन होती है। बस मिलने चला आया तुमसे। तुम्हें देखा दिल को खुशी हुई। जीते रहो, इजाज़त दो। वो वापसी के लिए मुड़ा, लेकिन वो लोग जल्दी से आगे बढ़े। अदनान ने कहा, सुनिए अंकल, थोड़ी देर हमारे साथ गुजारिए, हमें खुशी होगी। क्या वाकई? इसने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ वाकई, हमने आपके साथ जो बदतमीज़ी की है, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। आप जितने अच्छे बुजुर्ग हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा। वाह, पहली बात तो ये कि तुमने कोई बदतमीज़ी नहीं की। किसी को देखकर दिमाग में जो तासुर उभरता है, इंसान उसके बारे में वही कहता है। लेकिन फिर भी अगर तुम ये महसूस करते हो तो चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब ऐसा करो कि मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, आ जाओ। चाय का नाम सुनकर सब लोगों के मुंह हैरत से खुल गए थे। चाय चाय, इनके मुंह से मदम मदम आवाज़ें निकली। फिर अदनान ने कहा, अंकल आपको तकलीफ़ होगी। नहीं होगी, तुम मेरी चाय की दावत कबूल कर लोगे तो मुझे बेपनाह मसरत होगी। अंकल आप यहाँ इस वीराने में रहते हैं? हाँ, मेरे जैसे बदशक्ल इंसानों को दुनिया के गोश में कहाँ पनाह मिल सकती है। चनाचा मैंने इनके हर वक्त के मजाक से बचने के लिए ये वीरानियाँ अपना ली हैं। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। और फिर वो सब इस शख्स की रहनुमाई में चलने लगे। अदनान ने सरगोशी में कहा, यारो मुझे एक बात बताओ, कहीं ये बांदरों का ट्रेंड्स तो नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी चाय हमें ही पिला रहा हो। यार क्यों गधापन कर रहे हो, कितना नफीस इंसान है। और इसने कहा है कि वो हल्की सी सरगोशी भी सुन लिया करता है, लेकिन इस वक्त वो शायद इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, या फिर अपना मेहमान बनाने के बाद अखलाकियात बरतना शुरू कर दी थी। बहरहाल वो इसके साथ चलते रहे और फिर एक बड़े टीले के अकब में पहुँचे। उन्होंने वाकई एक अजीबोगरीब घर देखा। ये घर इस टीले को खोद कर बनाया था, और इसके बाद इस मकान की ज़्यादातर तमीर इस टीले के अंदर ही थी। कुछ हिस्सा बैरूनी तौर पर नज़र आ रहा था, और वो सब इस अनोखी जगह को देखकर हैरान रह गए। इनमें से एक ने कहा, अंकल क्या आप यहीं वीराने में ज़िंदगी गुजारते हैं? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, मेरा मतलब है आपकी ज़रूरियातें ज़िंदगी यहाँ पूरी हो जाती हैं? हाँ, हो जाती हैं। असल में बात यह है बेटे, इंसान अपनी ज़िंदगी को जो शक्ल चाहे दे सकता है।
तुम मुझे एक बात बताओ, ज़माना कदीम का इंसान जंगलों, दरख्तों, पत्थरों, पहाड़ों में रहता था, जिंदा तो था ना वो भी। इस वक्त वो अपनी ज़रूरियात से वाकिफ़ नहीं था। अब बेशक वो अपनी ज़रूरियात से वाकिफ़ हो गया है, लेकिन ज़िंदगी वहीं की वहीं है। अगर वो चाहे तो कहीं भी किसी भी तरह अपने आप को संभाल सकता है। आप यहाँ क्या करते हैं? मेरा मतलब है कि मशगला क्या है आपका? सफ़ीर ने पूछा। मशगला तुर्क करके ही तो यहाँ आबाद हूँ बेटे, वरना अगर कोई मशगला अपनाता तो अपनी बादियों में ही रहना पड़ता। वाकई आप बहुत अजीब इंसान हैं। फिर उन्होंने इस मकान को देखा और सब के सब शशदर रह गए। पहाड़ के इस टेले को अंदर से ना जाने किस तरह खोखला किया गया होगा। बज़ाहिर तो ये हाथों का ही कारनामा लगता था। हो सकता है इस शख्स ने अपनी पसंद की जगह मुंतखब करके बहुत से लोगों से इस शक्ल में तमीर करवाया हो, लेकिन कमाल की जगह थी। एक बहुत ही खूबसूरत हाल में इन्हें बैठने के लिए कहा गया और फिर ज़ीरो ने कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार करता हूँ। ये कहकर वो इनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर चला गया। सुफियान कहने लगा, यार मुझे तो ये कोई जीता जागता इंसान मालूम नहीं होता। क्यों डर रहे हो सुफियान? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें पता है हमारे साथ लड़कियां भी हैं, अदनान ने कहा। लड़के लड़कियों की बात छोड़ो, ये बताओ मसला क्या हो सकता है? इसकी बातें सुनी तुमने? बहुत ज़्यादा काबिल इंसान मालूम होता है। मुझे भी कुछ खदशा ही महसूस हो रहा है, एक लड़की बोली। वाकई कहीं कोई बदरूह का चक्कर ना हो। ऐसे वीराने में बदरूहों के अलावा और कौन रह सकता है? जी बिल्कुल नहीं, आप मज़ीद बदतमीज़ियाँ कर रही हैं खतून। बदरूहें इतनी खुशखल्क और नर्म मिजाज मालूम नहीं होती। वो शख्स बड़ा अजीबो गरीब है। सिफर बताया है इसने अपना नाम। क्या ये ताज्जुब खेज नहीं है? ये खुद इसका रखा हुआ नाम है। इसका नाम कुछ और ही होगा। वैसे मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, ऐसे लोग जीनियस होते हैं। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अजीबुल खलकत शख्स एक बड़ी सी ट्रे लेकर हिलता हुआ अंदर आ गया। कक, क्या ये चाय आपने खुद ही बनाई है? क्यों, अच्छी होगी, पसंद आएगी तुम्हें। ज़रा इसकी खुशबू तो महसूस करो। अंकल सिफर ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय की खुशबू वाकई लजीज थी, लेकिन आप बिल्कुल तन्हा रहते हैं। हाँ, मुलाजिम वगैरह तो लाने का मतलब ये होता है कि तन्हाई ख़त्म हो जाए। फिर इन वीरानियों में रहने से क्या फ़ायदा? मैं अपने सारे काम खुद ही करता हूँ। अरे वाकई, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, वरना कम से कम इतने लोगों की चाय बनाने में हम आपकी मदद तो करते।